हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्रेज एजुकेशन। शुरू करते हैं पार्ट नंबर 32 हिंदी भाषा ज्ञान रहेगा आज का टॉपिक। पेपर 1 में यहाँ से 60 क्वेश्चन आपको बनेगा, जैसा कि आपको आइडिया होगा। निगेटिव मार्किंग में है, ध्यान से कीजिएगा। पार्ट 32 तक हम लोग आ चुके हैं। अगर इतना सारा पार्ट्स आप लोग रिवाइज कर लें तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदी भाषा में देखने को दिक्कत मिलेगा, क्योंकि आप लोग को सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। ओके, ज़्यादा इसे मेरिट वाला पेपर नहीं है, क्वालिफाई करना है तो आपका हो जाएगा। तो सारा पार्ट्स को विजिट कर लीजिएगा। मैराथन क्लासरूम में काफ़ी ज़्यादा आप लोग का मेहनत कर रहा हूँ, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। और कल से इसका ना टाइम मैं फिक्स करने वाला हूँ, इसीलिए आज लेक्चर में नहीं लिया। और कल से मैं इसका टाइम फिक्स कर दूंगा, तो हो सकता है 12 बजे तक देखने को मिल जाए। ओके, तो इसको कल ज्वाइन कर लीजिएगा। 12 बजे अब डेली जो है मैराथन क्लास आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हो जाए 5-10 मिनट तो नहीं है, लेकिन 12 बजे इसका टाइम आप सेट कर दिया जाएगा सुबह में। ओके, तो चलिए पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिल जाता है, सारा पार्ट आप लोग रिवाइज कर लें। पेपर 1 अगर पढ़ना चाहते हैं पेड कोर्स में 399 में है हिंदी और इंग्लिश, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, जीती मक्खी निकालना एक मुहावरा है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक मुहावरा कैसा शब्द है। तो मुहावरा जो है एक अरबिक शब्द है, एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है अभ्यास। क्या होता है, अभ्यास। तो छोटे छोटे चीज़ भी आप लोग को याद रखना है। ओके, आपके नॉलेज के लिए। पता नहीं एग्जामिनर आपसे क्या पूछ दें। अब जैसे कि मैं पहले बताया था कि हिंदी ग्रामर में है, तो पास्ट का ईयर का पेपर देखिएगा तो उसमें कुछ कुछ ना, जैसे देखिए कि महाभारत का रचयिता कौन है, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हो सकता है कि हिंदी भाषा से रिलेटेड जो जो कवि वगैरह हैं, ओके, लेखक वगैरह हैं, उनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, या उनके रचनाएं भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हम लोग उतना मतलब लिटरेचर में अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन उनके द्वारा जो प्रमुख कृतियाँ हैं उस पर हम लोग जरूर एक बार नज़र डालेंगे। तो हो सकता है कि एक ऐसा वीडियो आपको एग्जामिनेशन से पहले देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए। तो एक दूसरा, जी हाँ, तो आंसर आपका अभी तो आंसर नहीं हुआ है। जीती मक्खी निकालना जो है से एक मुहावरा है, इसका अर्थ बताइए। झूठ बोलना, भोजन से मक्खी निकालना, सरासर बेईमानी करना, या फिर भारी संकट में पड़ना। इसका आंसर होता है सी ना। जीती मक्खी निकालना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सरासर बेईमानी करना। ठीक है, जो आपको आंख के नीचे से तो कुछ काम कर दे, गलत काम कर दे, बोले कि आंख के सामने कर दे और बोले कि मैंने ये काम नहीं किया है, ठीक है, मैंने चोरी नहीं की है, तो सरासर बेईमानी हो गया। ओके, सरासर बेईमानी करना। ठीक है, तो आंसर नंबर सी हो गया। तो इसीलिए यह मुहावरा ये होता है जीती मक्खी निकालना, अर्थात सरासर बेईमानी करना। तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पहले तो तिमिर का आपको अर्थ पता होना चाहिए, तभी तो इसका विलोम पता चलेगा। उल्टा शब्द बताना है आपको, विपरीतार्थक शब्द। तिमिर का अर्थ क्या होता है? तिमिर का अर्थ होता है तम। तम का अर्थ क्या होता है? तम का मतलब होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार, अंधेरा। तो ये होता है आपका तिमिर शब्द का अर्थ। अब बताइए कि इसका क्या होगा विलोम शब्द? आलोक, डोंगी, दिवस, या फिर रंगीन। तो तिमिर मतलब अंधकार होता है, तो दिवस लगा दें? जी नहीं, दिवस मतलब दिन होता है, ठीक है, उजाला या प्रकाश नहीं। इसका आंसर चला जाएगा आलोक। तो आलोक मतलब ही होता है प्रकाश, प्रकाश होता है, ज्योति वाला बोल सकते हैं, उजाला वगैरह बोल सकते हैं। आंसर नंबर ए हो जाएगा। डोंगी एक छोटी सी नाव होती है ना, डोंगी एक छोटी सी नाव होती है इस तरह का, उसमें लोग जो है से मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, एक दो लोग इसमें बैठ सकते हैं। इस तरह का डोंगी, जिस तरह का जो डोंगी होता है, इसमें एक दो लोग बैठ सकते हैं और उसमें नदी वगैरह पार किया जाता है। ठीक है, तो मुझे ही पता नहीं था, तो आप ही में से किसी को तरह बताया गया, तो अब तो पता ही चल गया। अब दिवस मतलब दिन होता है, रंगीन मतलब जिसका कोई कलर ना हो। ठीक है, चलिए, तो आंसर नंबर ए हो गया, देख लीजिएगा। तिमिर मतलब होता है अंधेरा, अंधकार, तम तिमिर ना। 8-8 आंसू रोना एक मुहावरा पुनः है, तो 8-8 आंसू रोना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? खूब उपद्रव करना, खूब रोना, 8 दिन तक रोना, या काफ़ी परेशान होना। इसका देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है वह होगा खूब रोना। एक मुहावरा सुने होंगे, फूट फूट कर रोना, सुने हैं? तो फूट फूट कर रोना जो मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत ज़्यादा रोना, बहुत खूब रोना। तो इसी के जैसा भी एक मुहावरा है 8-8 आंसू रोना। तो 8-8 आंसू रोना का भी तात्पर्य होता है खूब रोना। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पौ फटना। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना आपके एग्जामिनर में, देखिएगा आपसे पूछा जाएगा संधि से और समास से, इस दो पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद अगर ऐसा मुहावरा वही रहेगा, एक दो क्वेश्चन आप लोग आशा रख सकते हैं। पौ फटना जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या होता है? मजा होना, पैर फटना, सवेरा होना, बुरी दशा में होना। देखिए पौ फटना मुहावरे का अर्थ होता है सवेरा होना। क्या होता है? पौ फटना एक मुहावरे का अर्थ होता है सवेरा होना। बाकी एक होता है पौ बारह होना, आप लोग सुने हैं? पौ बारह होना एक मुहावरा और साथ में बताता हूँ, याद रखिएगा। एक होता है पौ बारह होना, पौ बारह होना मतलब होता है बहुत लाभ प्राप्त करना। ठीक है, जब कोई चीज बहुत लाभ प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं पौ बारह होना। तो बहुत लाभ जो होता है ना प्राप्त करना, उसको बोलते हैं आप लोग पौ बारह होना। पेन भी अच्छा नहीं चल रहा है आजकल। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, पौ फटना मतलब हो गया सवेरा होना, और पौ बारह होना इसका तात्पर्य होता है बहुत लाभ होना। ठीक है, चलिए
रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद हैं। अब रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद हैं, कहीं कहीं देखिएगा तो इसका आंसर ना आपको 3 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको 2 ही बताऊंगा, क्यों? क्योंकि रचना की दृष्टि से 2 होता है, एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। पहले अकर्मक लिखते हैं, तो अकर्मक क्रिया और एक होता है सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया के पास अपना अकर्मक लग गया, यानी कि निगेटिव वर्ड लग गया, तो अ लग गया, यानी कि इसके पास क्या हो गया, इसके पास अपना कर्म होता ही नहीं है। सकर्मक क्रिया क्या होता है, तो सकर्मक क्रिया जो होता है से यही 2 होता है, तो 2 भेद होता है, तो आंसर नंबर हो गया आपका ए। अब देखिए अकर्मक क्रिया क्या होगा, दूसरा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को भी ना देख लीजिएगा, इसको कहीं कहीं ना एक जगह द्विकर्मक और कहीं कहीं एक कर्मक लिखा जाता है, ठीक है, द्विकर्मक और एक कर्मक, ठीक है, तो एक कर्मक लिखा जाता है या द्विकर्मक लिखा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसी को ना कभी कभी लोग रहे से द्विकर्मक क्रिया को भी जो है से काउंट कर लेते हैं, तो ऐसे काउंट नहीं करना है। ये जो सकर्मक क्रिया के जो है भेद में आता है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक और द्विकर्मक, ठीक है। तो इस तरह से जो है रचना दृष्टि से जो है क्रिया के 2 ही भेद होगा, ठीक है। सकर्मक क्रिया में इसका अपना कर्म होता है, कर्म को क्या और किसे लगाकर प्रश्न करते हैं आप लोग, क्या और किसे जो है लगाकर प्रश्न कीजिएगा, तब जाके आपको अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया में पता चलेगा कि उसका कर्म है कि नहीं, ठीक है। तो कर्म होगा तो सकर्मक और कर्म नहीं होगा तो अकर्मक। जैसे लड़का सो रहा है, तो क्या सो रहा है, आंसर नहीं मिला, तो क्या हो गया, अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है इसमें, ठीक है। राम ने मुझे पुस्तक दी, राम ने मुझे पुस्तक दी, क्या दी, तो पुस्तक, तो इसमें ऐसे सकर्मक क्रिया है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर कोई वस्तु होगा तो क्या से आंसर मिल जाएगा, और कोई आदमी होगा तो किसी से आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से कुछ कुछ होता है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, अकाल पीड़ित पता लगाइए, समास का उदाहरण प्रकार बताइए इसमें। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास, क्या होना चाहिए। देखिए अकाल पीड़ित होता है अकाल से पीड़ित, इसका समास वगैरह कीजिएगा तो अकाल से पीड़ित होगा। तो यहाँ पे समास वगैरह जब होता है तो उसमें जो समासिक समस्त पद आप लोग जब लिखते हैं तो उसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, और जहाँ पे विभक्ति चिन्ह का लोप होता है वहाँ पे कौन समास आता है, वहाँ पे तत्पुरुष समास आता है ऑप्शन में, जी ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। इसका समास विग्रह होगा अकाल से पीड़ित। कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे से लगा हुआ है ना, तो करण तत्पुरुष इसमें देखने को मिलेगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें आपको करण तत्पुरुष देखने को मिलेगा। पूरा विभक्ति चिन्ह देख लीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा भी होता है, याद देखिएगा। संप्रदान को या के लिए, आपादान से अलग होने के अर्थ में, देखिएगा यहाँ पे से यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे जो से आपादान में जो है अलग होने के अर्थ में है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस तरह से बोलिएगा तो वहाँ अलग होने के अर्थ में होता है। जिस तरह से प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं ना आप लोग, तो उसी तरह से यूज होता है। चलिए बाकी देखिए संबंध कारक है, तो उसमें काके की नाने नी रारे री होता है। उसके बाद अधिकरण में पर, ध्यान दीजिए अधिकरण में पर, और संबोधन में हे अरे अजी होता है। तो बाकी देख लीजिएगा टोटल तो 8 परसर्ग चिन्ह होता है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो आप लोग कारक चिन्ह देखते हैं उसको परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है, परसर्ग, याद रखिएगा। आपसे अगर 1 नंबर का पूछ दें कि परसर्ग चिन्ह कौन है तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, कारक चिन्ह जो होता है ना, तो यही 8 चिन्ह को ही परसर्ग चिन्ह कहा जाता है। तो यहाँ पे बात किया जाता है समास का, ओके। तो तत्पुरुष समास में जो कर्ता हो गया और संबोधन, ये 2 को हटा दीजिए, बाकी 2 से लेकर 7 तक जो बचा इसका जो है तत्पुरुष समास का भेद होता है। तो इस तरह से तत्पुरुष समास के टोटल 6 भेद होते हैं ना, और बाकी समास को भी आपका 6 भेद होता है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ओके। तो क्या हो गया, आंसर हो गया आपका तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास में आप लोग को सब डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, क्या बोलते हैं उसे, अन्योदर, दूरस्थ, औरस या फिर सहोदर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा अन्योदर, क्या होगा आंसर, अन्योदर होगा। यहाँ पे वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ, जैसे समझिए कि जो प्रभु श्री राम जी हैं और लक्ष्मण जी हैं, ओके। तो राम जी के जो लक्ष्मण थे अपने भाई नहीं थे, ऐसा क्या बोल दिया भाई, जी हाँ, राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी, ठीक है। तो वो जो सुमित्रा जी थी, तो सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण जी थे, ओके। तो उनको सुमित्रा नंदन भी कहा जाता है, ठीक है, सुमित्रा नंदन भी कहा जाता है, तो इसको याद रख सकते हैं। तो सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी थे, तो इस तरह से अन्योदर कहा जाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको जो बोलते हैं अन्योदर। सहोदर अपना भाई को बोला जाता है ना, जो सहोदर जो है से अपना भाई को बोला जाता है, जिसके बारे में आइडिया रखिएगा, ठीक है। जो अपना भाई होता है आपका उसको बोलते हैं सहोदर, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा में मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं बताइए।
देखिए हिंदी भाषा मूल स्वर की संख्या 4 है। कितने है स्वर? मूल स्वर की संख्या 4 है। कौन कौन? देखिएगा, अ है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा छोटी ई देखने को मिलेगा, ऊ देखने को मिलेगा और हर्षरी। इसी को इन्हीं चारों को आप लोग मूल स्वर के नाम से जानते हैं। और अगर थोड़ा सा आप लोग को याद हो प्रीवियस लेक्चर, तो इसको आप लोग हर्ष स्वर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ष स्वर के नाम से भी इसको जानते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, इस सबको हर्ष स्वर बोलते हैं या इन्हीं को मूल स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगर स्वर देखिएगा तो स्वर ऐसे लोग तो कहीं कहीं बोलते हैं 3 तरह के, लेकिन हिंदी भाषा में 2 ही होता है। एक को हर्ष स्वर होता है और एक दीर्घ स्वर होता है। कहीं कहीं लोग प्लुत स्वर भी बोल देते हैं, लेकिन मेन 2 ही होता है हिंदी में। प्लुत स्वर संस्कृत भाषा में चलता है। तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर होता है। तो हर्ष की संख्या टोटल 4 हो गया, तो बाकी कितना बचा? तो बाकी दीर्घ स्वर की संख्या 7 बचा। तो इसमें अ, ई, छोटी ऊ और हर्षरी को हटाकर बाकी काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हिंदी भाषा मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर आपके 4 हो गए। कुल स्वरों की संख्या देख लीजिएगा। कुल स्वरों की संख्या आपका जो है से हिंदी भाषा में 11 है और व्यंजन की संख्या 33 है, और जबकि कुल वर्ण है हिंदी भाषा में 52। इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ ध्वनि है? ओष्ठ ध्वनि कौन कौन सी है बताइए। आपसे उच्चारण स्थान पूछा गया है, जिसमें वर्णों का उच्चारण स्थान आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है। मैं तो लेक्चर लिया था, तो मैं वर्ण का 6 क्लास या 5 क्लास में से खत्म किया था, तो बहुत डिटेल में पढ़ाया था वर्ण को, क्योंकि वर्ण अगर समझ में नहीं आएगा तो संधि समझ में नहीं आएगा। तो कौन सा जो है ध्वनि ओष्ठ ध्वनि होता है? ओष्ठ मतलब किसका उच्चारण स्थान? ओठ है ना। ल, र, स और फ। तो देखिए इसका उच्चारण जो होगा, फ का जो है उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ होता है। आंसर होगा आपको डी। ठीक है। तो लड़कियां प क्यों नहीं बोलते हैं पता है ना? तो नहीं पता होगा तो जान लीजिए। देख लीजिएगा यहाँ से ओष्ठ वगैरह से उच्चारण होता है प, फ, ब, भ, म। ठीक है। तो ये सारा वर्ण है, वर्ण जो देखने को मिल रहा है वर्ण, और ऊ और छोटी और बड़ी ऊ, इस सबका उच्चारण ओष्ठ से होता है ना। तो देख लीजिएगा, यही जो ऑप्शन था आपका फ, यही में आपका प वर्ग में आएगा। क्या में आएगा? प वर्ग में आ जाएगा। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। चलिए आज फिर से आप लोग को डिस्कस कर देते हैं एक तरह से। आज उच्चारण स्थान कंठ से देख लीजिए, जितना भी क वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान, और आ। उसके बाद देख लीजिएगा आपको जो ऊष्म व्यंजन का सिर्फ ह, अंतस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजन होता है। य, र, ल, व होता है अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होता है तलाबे से मूर्धन सा दंश ह। अंतस्थ व्यंजन वर्ण 4 होता है, और ऊष्म व्यंजन ही बोल सकते हैं कि 4 होता है। ओके, 4 होता है। तो यहाँ पे ह जो होता है कंठ से उच्चारण होता है उसका। तालु से उच्चारण होता है देख लीजिएगा चौवर्ग का और छोटी और बड़ी ई का। और अंतस्थ व्यंजन में य, और उसके बाद जो है से आपका देखने को मिलेगा तालबे सा। इसका उच्चारण तालु से होता है। मूर्धा से हर्षरी होता है, इसका उच्चारण टवर का उच्चारण होता है। उसके बाद र, और जो हमें देखने को मिल रहा है मूर्धन सा, इसको मूर्धन सा बोलते हैं ना। तो देख लीजिएगा ये मूर्धन सा है, तो इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। इसको बोलते हैं आप लोग दंत सा, इसका उच्चारण दंत से होता है। तो एक लिरी हो गया, दंत यानी कि तवर्ग जो है, उसके बाद ल, ये सब का उच्चारण क्या होता है? ये सब दंत से होता है। ओ से किसका होता है? जो अभी आपका आंसर भी था, छोटी और बड़ी ऊ, और प वर्ग का उच्चारण होता है आपका ओ से। नासिका से याद रख लीजिएगा, जितना भी आप लोग पंचमाक्षर देखने को मिल रहा है, पंचमाक्षर में अंतिम वर्ण होता है अंग, इया वगैरह। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मूर्धनी न है, दंत न है, म वगैरह है। तो ये सारा जो है आपको देखने को मिलेगा, इसमें नासिका से होता है। कंठ तालु वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कंठ तालु और कंठोष से याद रख लीजिएगा, ये 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 और 2 ही है। दंतोष्ठ तो और इंपॉर्टेंट है। दंतोष्ठ में मात्र 1 ही है वो, और यह अंतस्थ वर्ण होता है। कंठ तालु में ए और ए आता है, याद रख लीजिएगा। और कंठोष्य में यहाँ पे कंठ तालु है और भी कंठोष्य है, तो यहाँ पे ओ और अ दोगो आ जाएगा। ठीक है। तो याद रख लीजिएगा इसको ध्यान से। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उच्चारण स्थान क्या क्या होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आंसर हो गया आपका फ। बाकी देख लीजिएगा, सारा चीज तो डिस्कस कर ही दिया। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत में कौन सा समास है? अभी आप लोग को याद होगा तुलसी द्वारा कृत क्या होगा? तुलसी कृत में क्या होगा? तुलसी द्वारा कृत। आप जो है ना इसका मैं समास वगैरह कर दिया। आप बताइए कि इसमें कौन सा प्रकार है, बताइए। थोड़ा सा पॉज कीजिए और सोचिए कि तुलसी द्वारा कृत में कौन समास हो। विभक्ति चिन्ह याद कीजिए कि द्वारा किसका होता है। अभी विभक्ति चिन्ह में दिखाया था सबको, याद आ रहा है कुछ? देखिए आपको मैं दिखाया था कि तुलसी द्वारा कृत, तो करण से या द्वारा 2 था, याद है? करण जब करण वहाँ पे कारक में बताया था चिन्ह, तो वहाँ पे से या द्वारा दोनों था, याद आ रहा है? कॉमा से लिखा हुआ था। तो तुलसी द्वारा कृत यहाँ पे आपको तत्पुरुष में देखने को मिलेगा। और इसमें तत्पुरुष का कौन सा वेद है? इसमें करण तत्पुरुष का एग्जाम्पल है, तुलसी द्वारा कृत यानी कि तुलसी कृत। ओके, तो याद रख लीजिएगा, इस तरह से कुछ रहेगा तो याद रखें, इसमें तत्पुरुष समास होगा। विभक्ति चिन्ह का द्वारा का यहाँ पे लोप है, और द्वारा किसका है? करण का। जो करण कारक या परसक चिन्ह होता है उसका जो है
से आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। द्वारा चिन्ह यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पीछे देख लीजिएगा, स्लाइड याद कीजिएगा, द्वारा करण का ही होता है। कुंजर का क्या अर्थ है? मूर्ख, हाथी, बाघ या फिर तलवार। देखिए कुंजर का अर्थ होता है हाथी ना, क्या होता है? गज, हाथी वगैरह देखते हैं, वही होता है कुंजर का। मूर्ख वगैरह समझते होंगे, मूर्ख वगैरह, मूर्ख बोला जाता है जो अब एक तरह का मंद बुद्धि होता है, उसको मूर्ख वगैरह आप लोग बोलते हैं। और तलवार के किया देखिएगा कृपान होता है ना, क्या होता है? तलवार के किया देखिएगा कृपान। और बाघ वगैरह जानते होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नितांत शब्द का क्या अर्थ है? नितांत केवल, एकांत, बहुत या बिल्कुल। ठीक है, तो नितांत मतलब होता है बिल्कुल। नितांत मतलब क्या होता है? बिल्कुल। मन बोलते हैं वह नितांत मूर्ख है, मतलब बिल्कुल मूर्ख है। क्वेश्चन 13, सेवा ही परम धर्म है। क्या है? सेवा ही परम धर्म है। वाक्य निपात क्या है? निपात समझते हैं? निपात होता है कि मतलब जो सब वैसे सब जो किसी पर मतलब जोर देने के लिए यूज होता है ना, उसको बोलते हैं आप लोग निपात। जैसे सेवा ही परम धर्म है। ठीक है, सेवा ही परम धर्म, मैं भी जाऊंगा, तो यहाँ पे किसी शब्द पर अगर जोर देने के लिए कोई चीज़ शब्द यूज होता है तो उसको निपात वगैरह बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में आप लोग इम्फेक्टिव पढ़ते हैं ना, इम्फेक्टिव वगैरह, प्रोनाउन वगैरह, तो उस तरह से समझ सकते हैं, निपात वगैरह उस तरह से यूज होता है। तो सेवा ही परम धर्म है, ही शब्द यहाँ पे निपात है। ठीक है, ही शब्द होता है, भी होता है, ये सब शब्द जो होता है से निपात होता है। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण कौन है? तो जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण कौन है? जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा से विशेषण बनाइए। जिज्ञासा आखिर है क्या? जिज्ञासा भी एक तरह का नाउन है, यहाँ पे संज्ञा है, इसको विशेषण बनाइए। विशेषण बनेगा आपका जिज्ञासु। क्या बनेगा? जिज्ञासु। जिज्ञासा वाला इस तरह से नहीं बनता है, जिज्ञासु ही होगा। ठीक है, जैसे जिज्ञासु व्यक्ति, वह बहुत ही जिज्ञासु व्यक्ति है, तो जिज्ञासु आदमी जिसे बोल सकते हैं ना, तो विशेषण पहले आके लग जाता है संज्ञा के पहले। ओके, ठीक है, जैसे काला कपड़ा, तो कपड़ा के पहले काला लगा हुआ, तो काला विशेषण है। ठीक है, चलिए आंसर हो गया सी। तो जिज्ञासा का जिज्ञासु। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाएंगे कौन सा विशेषण है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा जो है संज्ञा है। ये सब क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, तो याद रखें इसको, जिज्ञासु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कमरे में बहुत अंधेरा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? बताइए कि इसमें कारक कौन सा है? कमरे में बहुत अंधेरा है, यहाँ पे में दिख रहा है, आपादान कारक, कर्ता कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। अभी बताया था कि अधिकरण का होता है आपका प्रसर्ग चिन्ह में पर, तो यहाँ पे में है तो अधिकरण कारक हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत इजी था, कारक चिन्ह याद रहेगा तो डायरेक्ट बन जाएगा। तो इस तरह देख लीजिएगा, अधिकरण में पर था, बाकी सारा आप लोग कारक चिन्ह याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनने ही वाला है क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यशोदा शब्द में कौन सा संधि? यशोदा का नाम सुने हैं? यशोदा, तो यशोदा शब्द में कौन सा संधि है? विसर्ग, व्यंजन, गुण और अयादि। चलिए तो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, यशोदा जो रोल की थी, कृष्णा की माता जो थी, और एक थी सीता जी, उन लोग का ओरिजिनल नाम क्या था? बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसको किसको पता है। गूगल कोई नहीं करेगा, जिसको पता होगा वही लिखेगा। ओके, तो जिसको पता होगा वही लिखेगा यशोदा का ओरिजिनल नाम, और जो सीता जी थी उनका ओरिजिनल नाम बताइए क्या था। तो यशोदा में कौन सा संधि है? विसर्ग, व्यंजन, गुण या अयादि। आंसर इसका ए होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में तो कोई आंसर देने वाला नहीं है, देखते हैं वो कौन सा आदमी है जो आंसर देता है। कोई तो देते नहीं, मुझे पता है, लेकिन आज देखते हैं कौन सा देता है, फिर कोई नहीं देगा। यशोदा शब्द में कौन सा संधि है? देखिए विसर्ग संधि होगा, इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो यशः जोड़दा होगा। क्या होगा? यशः जोड़दा, विसर्ग लग जाता है, यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाता है। उस तरह से निह जोड़ छल निश्चल होता है। ओके, तो इसको पूरा रूल्स आपको संधि का पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, बहुत ही एक टीडियस चीज़ है। तो यशोदा में क्या होगा? एक टेढ़ी कीर है, विसर्ग जो है संधि हो गया यशोदा में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 17 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? अब तत्सम और तद्भव शब्द दो चीज होता है। ओके, जो एक तद्भव शब्द होता है, जो पहले जो ओरिजिनल शब्द होता है हिंदी संस्कृत से जो सेम टू सेम ले लिया जाता है उसे आप तत्सम बोलते हैं, और अगर उसको रूप बदल कर लिया जाता है तो उसको जो है तो तद्भव बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ शब्द होते हैं। तो गड्ढा, कोयल, कृष्ण या काम, इसमें तत्सम कौन है जिसका रूप नहीं बदला है? तो वह होगा कृष्ण। ठीक है, कृष्ण जो शब्द है एक तत्सम शब्द देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? तत्सम। बाकी सारा जो है तद्भव है। देखिए कैसे कैसे, जैसे कुछ कुछ तत्सम देख लीजिए, इसका तद्भव क्या होगा? तो कृष्ण मतलब होता है ना, इसका तद्भव होगा कान्हा या किशन। कोकिला मतलब कोयल होता है, गर्त मतलब होता है गड्ढा, और कर मतलब होता है काम। तो ये सारे तद्भव थे एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृष्ण जो है इसे एक तत्सम शब्द है। और किसका इसका तद्भव क्या होगा यहाँ पे बता दिया। क्वेश्चन 18 देखिए, संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा? अब आप लोगों ने कोई इसको समझने के लिए थोड़ा सा याद कीजिए, कुछ माइंड में सोचिए। संकल्प आप लोग लिए हैं, तो संकल्प लेते हैं आप लोग कोई चीज़, तो उसका कोई विकल्प होता है आपके पास? नहीं।
मतलब संकल्प मतलब एक ही चीज़ है आपके पास, क्या होगा, संकल्प मतलब एक ही चीज़ है, सिर्फ जो चीज़ सोचे हैं वही करना है, दूसरा चीज़ करना ही नहीं है, यानी यूपीएससी ही करेक्ट करना है, बाकी कोई एग्जाम नहीं होगा। तो संकल्प का क्या होगा, तो संकल्प का यहाँ पे ऑपोजिट में चला जाएगा विकल्प, ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। देख लीजिएगा, व्यष्टि का उल्टा हो जाएगा समष्टि, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा और स्थूल हो जाएगा बड़ा, कृपा मतलब होता है अकृपा या अकृपा ना, तो याद रख लीजिएगा, इस सबका कुछ कुछ विलोम शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे विलोम शब्द है ना, समझ में आ रहा है ना, सूक्ष्म का स्थूल मतलब बड़ा होता है और कृपा मतलब अकृपा। क्वेश्चन 19 देख लीजिए, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय वाला कौन सा शब्द जिसमें प्रत्यय नहीं है, तो सब में कुछ ना कुछ प्रत्यय देखने को मिलता है, आपको हितैषी शब्द में प्रत्यय देखने को मिलेगा, इसमें संधि है, क्या है, आपको संधि देखने को मिलेगा, हित जोड़ ऐसी हितैषी, हित जोड़ ऐसी हितैषी, इसमें वृद्धि संधि है, साहित्य इस तरह से कुछ बनता है, तो हितैषी शब्द जो है इसमें आपको कोई भी प्रत्यय देखने को नहीं मिलने वाला है, बाकी शब्द में कुछ ना कुछ प्रत्यय देखने को मिलेगा। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, कौन सा व्यक्ति है, यह कौन सा वाक्य है, वाक्य 3 तरह का होता है, रचना का आधार बताया था, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, सरल, संयुक्त, सरल बताया, संयुक्त बताया और एक मिश्र, या ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताइए कि इनमें से कौन सा वाक्य का प्रकार बताना है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना है। चलिए देखिए यहाँ पे ना मिश्र वाक्य एग्जाम्पल है, क्यों, क्योंकि आप लोग देखने को मिल रहा वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। अगर यहाँ पे देखिएगा अंग्रेजी में जो लोग पढ़े होंगे, इंग्लिश वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग 2 चीज़ पढ़ा होगा आपने, एक पढ़ा होगा प्रिंसिपल क्लाउज, याद आ रहा है, और एक पढ़ा होगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। देखिए मैं आप लोगों को कनेक्ट करके मैं इसीलिए पढ़ाता हूँ ना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश ज़्यादा अंतर नहीं है उन लोग में, अगर देखिएगा सारा चीज़ अगर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा आप लोगों को ग्रामर में जो है से अंतर नज़र नहीं आएगा। ओके, तो देख लीजिए यहाँ से मैं देखिए इसको प्रिंसिपल क्लाउज बोलते हैं, यानी कि वैसा क्लाउज यानी कि उपवाक्य जो अपना मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड ना रहे, उसको आप लोग बोलते हैं मुख्य उपवाक्य, अंग्रेजी में प्रिंसिपल क्लाउज। तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, तो जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो अपने मीनिंग के लिए डिपेंड होगा, वह कौन सा व्यक्ति है, इस पे डिपेंड है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी कि एक आश्रित उपवाक्य हो और एक मुख्य उपवाक्य हो, ऐसा अगर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है तो वहाँ पे मिश्र जो है से वाक्य होता है, ठीक है। संयुक्त वाक्य में बताया था कि 2 जो है से आपका जो बोल सकते हैं कि जो मुख्य उपवाक्य और इस सबसे कनेक्ट होता है तब वहाँ पे जो है से संयुक्त होता है, और सरल वाक्य एकदम सरल होता है, एक ही आपको उद्देश्य विधेय देखने को मिलता है, कर्ता एक ही आपको कर्ता क्रिया देखने को मिलता है इसमें ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर भी होगा, इसमें डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, देखिएगा सारा लेक्चर तो आपको मिल जाएगा। मिश्र वाक्य यहाँ पे हो चुका है। ये देख लीजिए ना, जो वाक्य रचना के जो 2 अंग होता है, यह देखिए उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, तो उद्देश्य और विधेय जो होता है से वाक्य रचना के 2 अंग होते हैं, ठीक है। चलो वाक्य करना है तो उद्देश्य और विधेय 2 चीज चाहिए होता है, इसको याद रखिएगा। क्लास को इतना ही तक समाप्त करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करके शेयर भी कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वंदे भारतम।